दिल्ली my home, सारे रंग हैं, सारे संग हैं, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। करीब 200 साल पुरानी मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की ये गज़ल आज भी उतनी सच साबित होती है जितनी की तब थी। जिस शहर का 20% एरिया ग्रीन कवर के अंदर हो, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का हो, जहां रोटी, रोजगार और शिक्षा हर नागरिक की पहुंच में हो, उस शहर को छोड़कर आखिर कौन जाना चाहेगा। मैं हूं मिनी माथुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दिल से। आज मेरे साथ है भारत के ही नहीं विश्व के एक लीडिंग डिजाइनर और आर्टिस्ट, जिन्होंने भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है। परफॉर्मेंसेस से लेकर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स तक, एग्जीबिशन से लेकर पब्लिकेशंस तक, डिज़ाइन से लेकर आर्किटेक्चर तक, इनको एक बक्से में बंद करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने अपना जीवन देश के लोकल आर्ट्स और आर्टिजन्स को प्रमोट करने में समर्पित कर दिया है। ये हैं पद्म भूषण मिस्टर राजीव सेठी। राजीव जी, वेलकम टू दिल्ली दिल से। वी आर रियली ऑनर्ड कि आप हमारे शो पे आए एंड हम आपसे बहुत ढेर सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, बट द फर्स्ट ऑफ देम बीइंग कि आपने 1960s में दिल्ली का सबसे पहला डिस्कोथेक सेलर डिज़ाइन किया और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की कल्चरल पॉलिसीज़ में आप इन्वॉल्व रहे। सो हु इज़ द रियल राजीव सेठी? असली राजीव सेठी कौन है? देखिए, असलियत को ढूंढते ढूंढते तो सारी ज़िंदगी लगती है। 1960 में स्कूल बेशक ऐसा था जिसमें हमें जड़ों से जुड़ना स्वाभाविक था जी। तो मॉडर्न स्कूल था। तो वहाँ पे मेरे एक मित्र थे जिनका रीगल बिल्डिंग हुआ करती थी, सर शोभा सिंह के बच्चे थे। तो उनके पास एक ये जगह थी और क्योंकि मैं पेंट करता था और पेंटिंग की कोई सीमा नहीं होती, वो सिर्फ कैनवस तक नहीं रहती, तो मुझे लगा कि दीवारों पे, छतों पे और उसके बाद फिर 3 डायमेंशनल डिज़ाइन पे आना स्वाभाविक था जी। और मेरे को तो एक याद है कि जब हम बहुत छोटे थे तो एक हमें बताया जाता था विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कि अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो आपको डांसर होना ज़रूरी है, अगर आप डांसर हैं तो आपको स्कल्पचर ज़रूरी है, अगर आपको स्कल्पचर सीखना है तो आपको संगीत ज़रूरी है और संगीत के साथ फिर मैथमेटिक्स तक जुड़ जाता था। तो हमें हमारे स्कूल में ख़ास करके ये सब चीज़ें बड़ी एक से साथ दूसरी जुड़ती रहती थी। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, अगर डिस्कोथेक बन ही रहा है तो हिंदुस्तान का पहला डिस्कोथेक, उसको मैं पेंट करूँगा। तो किया पेंट। अच्छा, आपका जो पहला मेजर आर्ट प्रोजेक्ट था, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। स्कूल में आपने किया था, विच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडियन डांस फॉर्म कथक एंड फ्लेमेंको फ्रॉम स्पेन। इसके बारे में बताइए, दैट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग। एक हमारी, देखिए इसमें हल्की फुल्की बात तो पहले सुन लीजिए कि एक बड़ी सुंदर फ्लेमेंको डांसर होती थी स्पेन की, जो हमारे स्कूल में आई। तो हम लोग पहले तो उनको देखना शुरू किया, तो फिर उसके बाद कथक के बारे में भी सोचते थे कि भाई जो बताती थी, जिस किस्म के वो चक्कर लेती थी और फिर उसके साथ कथक को जोड़ती थी। तो मेरा जब पहला हाउस फंक्शंस होते तो उसमें कहा कि हाउस फंक्शन में अब आपको कोई थीम लेकर, क्योंकि मैं हाउस कैप्टन था, आपके हाउस की एग्जीबिशन बनानी है। तो ये मेरी पहली एग्जीबिशन थी और मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि मोहतरमा से मिलना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने कहा हम कथक और फ्लेमेंको पे एग्जीबिशन बनाते हैं। और एक बात से दूसरी जुड़ती गई, क्योंकि सिल्क रूट के बारे में जान पहचान हुई और चाइना से, पर्शिया से लेके इंडिया से। ये बाद में सिल्क रूट जो मैंने वॉशिंगटन में बनाया, ये उस समय मुझे सिल्क रूट का इतना ज्ञान नहीं था, मगर जानता था कि हमारी मिली जुली संस्कृति है और उसमें कुछ चीज़ें दिखाना एक हमारे लिए बहुत हमें मेरे ख्याल एक ऐसा वातावरण मिला था स्कूल में कि हमें सिर्फ किताबी ज्ञान या किताबों में लिखना पढ़ना ही नहीं सीमित रखते थे, हमें कहते थे चीज़ें करो। तो ये तो मेरे ख्याल मॉडर्न स्कूल का एक बहुत बड़ा देन था कि हम लोग ऑल अबाउट द कनेक्शंस फॉर यू सो फार। हाँ, वेरी मच। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने अपनी करियर की शुरुआत जो थी वो पेरिस में की और फिर हमने सुना है कि पियर कार्दाइन के साथ आप एक प्रोजेक्ट के लिए
कंटेम्प्रेरी आर्ट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया आए, जी तो नहीं, जब वो आप 3 साल मैंने पेरिस में काम किया। 3 साल, फिर उसके बाद आप वापस जब इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में जी, वो पहला फेस्टिवल ऑफ इंडिया, पियर कार्दे ने कहा कि आप एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया कीजिए। ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो भारत महोत्सव जो बाद में हुए, उसके बहुत बहुत पहले पहले की था। बात है। तो मैं पहली बार सच्ची मुच्ची अपने देश में घूमा। उस समय कमला देवी चट्टोपाध्याय, पुपुल जयकर ने मुझे बाहर भेजा और कमला देवी जी ने मुझे आपको वापस बुलाया। लाया। और फिर वो मुझे घूमने ले गई और गांव-गांव घुमाया, और घूमते-घूमते मुझे ऐसे लगा कि ये जो आधुनिक भारत जिसकी हम खोज कर रहे हैं ये बड़े फेस्टिवल के लिए, ये आधुनिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर देश की कॉपी है। हम जो भी कर रहे हैं, बेशक हम 5000 साल के लिए कर रहे हों, उसमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो इतनी गहरी है, और इस किस्म की वो उसमें ऐसी जान है कि वही कंटेम्प्रेरी है। हम बाहर से क्यों ढूंढते हैं, हम इमिटेशन क्यों करते हैं, Absolutely. जब हमारी अपनी खुद जड़ें इतनी मजबूत हैं और इतनी उनमें सृजनात्मक उपज हो सकती है, इतनी उपज हो सकती है कि हमें किसी और को और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ये सब छोड़ के वापस हिंदुस्तान आ आए। जाए। आप तो तो उसी हफ्ते मेरे ख्याल जब कमला देवी ने अपना जो ट्रिप ख़त्म किया, तो मैं उस हफ्ते पेरिस जाकर फिर मैंने पियर कार्दे जी को बोला कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। इतना ज़्यादा प्रभावित हुए आप अपने उस ट्रिप से दैट यू डिसाइडेड टू कम बैक। जी दैट्स ऑसम। उसके बाद आपने आई थिंक 1986 में जी। अपना उत्सव नामक एक फेस्टिवल जो था, विच एवरीबडी नोज अबाउट, आपने जी, ये जी। शुरू किया, जिसमें कुछ 6000 आर्टिस्ट पूरे देश भर से जिन्होंने भाग लिया। इसके बारे में बताइए, जी। हाउ डिड दैट कम अबाउट? राजीव गांधी जी का एक ये कॉमन सेंस थी कि भाई जब हम संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग मुझे कह रहे हैं कि ये महकमों में नहीं बट सकता। अगर संगीत का संबंध पकवान से भी है, और वेशभूषा से भी है, और नाटक से भी है, तो ये मैं कितनी मिनिस्ट्रियों को जोड़ लूँगा। और आप ऐसा क्यों नहीं, संस्कृति का अगर सच्ची दायरा समझना है, उसका फैलाव समझना है, तो इसमें जितने भी लोग हैं, हुनरमंद लोग, जी। हुनरमंद का एक दिन, बेहुनर का एक साल, तो ये सब हुनरमंद लोगों को इकट्ठा कीजिए। तो मैं यही चाहता था। और जी। फिर खेल में और चिकित्सा, जो हमारे लोकल हीलर्स होते हैं, बोन सेटर्स होते हैं, पहलवान होते हैं, अच्छा, हमारी everybody, देसी गेम्स, all kinds of forms, all art forms and were नाच। involved. और ये नहीं भूलिए कि हम इस शहर में कर रहे थे जिस शहर में लोग गांव-गांव से आए हैं, और उनका अपने गांव से संपर्क टूट गया था। क्योंकि अब वो शहरी संस्कृति में क्या देखते हैं, सिर्फ बम्बैया के फिल्म आती हैं। तो ये एक मौका था कि उनको फिर से अपनी जड़ों को पहचानने का, अपनी जड़ों से जुड़ने का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ख्याल था, ये अब भी दिल्ली सरकार के अंदर, मुझे लगा कि हम लोग एक्चुअली नाकामयाब हुए हैं, क्योंकि एक बार फेस्टिवल हुआ यहाँ पर और एक बम्बई में हुआ, मगर मुझे इतनी बेहद खुशी होती है जब दिल्ली में मैं देखता हूँ कि अक्षिला जी ने किया, यहाँ भक्ति उत्सव किया, फिर डांस का किया, और इस किस्म के हर किस्म के अलग कार्यक्रम जब किए, तो वो अब भी उनकी जो उस समय हमने नींव रखी थी, तो एक हर्ष की बात है कि अब भी वो दिल्ली में उसकी वही मनाया जाता है। The legacy carries on basically. हाँ, अब वो पुरानी दिल्ली, पुराने किले में डांस का फेस्टिवल हो रहा है, कभी नाटक हो रहे हैं। तो ये तो बहुत ही एक दिल्ली की खासियत है, जो हम लोग इसकी मिट्टी में कुछ है जो पनपने बंजर देता नहीं है। है, जी हाँ, पनपने बिल्कुल देती। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन भी, आर्ट एग्जीबिशन की थी, जिसका नाम था अदिति, जिसमें आप कुछ हमने सुना है कुछ 40 विलेज क्राफ्ट्समैन को यूके और न्यूयॉर्क तक लेके गए थे। जी। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव भी था। जी, वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान था। आदिति और गोल्डन आई, जी, ये दो साथ- अलग एग्जीबिशन थी। जी, वो इसका- स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में अमेरिका में हुई, जिसको मैं नहीं चाहता था कि हमारे देश में एग्जीबिशन जो है वो म्यूजियम्स में जब जाती हैं तो बड़ी ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को हमने एक लाइट में लगा दिया, मगर हम उस ऑब्जेक्ट को महसूस नहीं कर सकते।
किस तरह वो बनता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, it's उसको just something to see. तो इसलिए उसका जीवित होना बहुत ज़रूरी था। तो उसमें 100 लोग साथ गए थे अच्छा। और वहाँ पे आप अगर कुछ चीज़ बनते बनते देख रहे थे, कभी कुछ उसके साथ जुड़े दंत कथाएं या उसके साथ जुड़े नाटक भी कभी कभी गुजर जाते थे, तो एक बड़ा अलग माहौल बना जो स्मिथसोनियन में को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ये आप 82 की बात कर रहे हैं लंदन में, और 85 बाद में अमेरिका में, और फिर उसके बाद कई ऐसे फेस्टिवल्स और भी देशों में किए जिसमें ये फेस्टिवल का नाम प्रचलित हुआ। मेरी इच्छा थी कि गांव-गांव से कलाकार जब उभरे और यहाँ की कच्ची बस्तियों के कारीगरों को पहली बार मैं वहाँ ले गया, जिनको हम जो घुमंतू आर्टिस्ट हैं, जिनको हम कभी-कभी भीख मांगते पकड़कर गरीब पोर हाउसेस में भेज देते हैं कि उनको मान्यता मिलेगी। अब कुछ हद तक सफल रहे और कुछ हद तक असफल। मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मैं सीख रहा था, मुझे मान सम्मान मिला, मगर हमारी कई कलाएं अब भी लुप्त हैं और ये जहाँ उनकी चौखट तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। इसमें मैं अपनी एक बहुत बड़ी फेलियर मानता हूँ कि अब भी हमारे देश में इतनी कलाएं गली गली में, गांव गांव में हैं जो हम छू नहीं पाते। मैं आपको बता दूं कि राजीव सेठी पिछले 35 सालों से देश की दस्तकारों और शिल्पकारों के जीवन स्तर को सुधारने में जुटे हुए हैं। इनफैक्ट झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए इन्होंने जानी और जीवा नाम की 2 योजनाओं की शुरुआत की है। ये योजनाएं क्या है राजीव जी, और इससे जो आर्टिस्ट हैं उनका कैसे फ़ायदा होगा? देखिए, ये सांस्कृतिक उद्योग जो है, जो कई लोग मानते हैं कि अब एक सनसेट सेक्टर है, मैं नहीं मानता जी। अगर नॉलेज सोसाइटी में आप ओरिजिनल कंटेंट की खोज चाह रहे हैं जी। तो वो इमिटेशन से नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ दस्तकार ही नहीं जुड़े, इसमें लोग कलाकार भी जुड़े हैं, गाने वाले भी हैं, नाचने वाले भी हैं, खाने वाले भी हैं, दवाइयाँ बनाने वाले भी हैं, जो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसका दुनिया की मार्केट में एक नई पहचान आ गई है। ये लोग बनाते तो हैं मगर इसकी खरीदार दूर चले गए हैं जी। आप देखिए, अब दिल्ली सरकार ने 2 दिल्ली हाट बना दी हैं, और अब तो नए भी बना, अब नई नेचर बाजार है, और जिसपे कारीगर खुद अपने आप बिना बिचौलिए के बिक्री कर सके और ये महसूस कर सके कि उसकी जो चीज़ बना रहा है उस पे क्या कमी है, उसकी कदरदान क्या है, उसमें क्या कर सकता है जिससे कि और तरक्की कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सरकार कई मनोरंजक फेस्टिवल्स के द्वारा, जैसे काइट फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, दिल्ली के पकवान, इत्र फेस्टिवल, लोकल क्राफ्ट्स और आर्टिजन्स को बढ़ावा देती है। इस तरह अब भारत के आर्ट और क्राफ्ट्स की प्रमोशन में राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बताइए कि आज लोगों को लोकल आर्ट और क्राफ्ट के प्रति जागरूक करना कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एक शब्द जो आप सब जानते हैं, रोजगार, लाइवलीहुड, एक तो ये बहुत उससे जुड़ा हुआ है। हमारे देश में 12 लाख बेरोजगार लोग हर साल सड़कों पे घूम रहे हैं। अगर हम उनको हुनर नहीं दे सकते और अगर हम उनसे हुनर छीन लेते हैं, उनको सिखाते भी नहीं, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, जुर्म है। जुर्म है, बिल्कुल। और मैं सोचता हूँ कि ये, और इसमें ये नहीं कि इसकी मांग नहीं है, इसकी मांग है, इसकी बस पहचान बढ़ानी है। हमारी पहचान कमज़ोर हो गई है, मगर इससे ज़्यादा हमें कलाकारों को, कारीगरों को अपना हक मानने का जो मुद्दा है वो ज़रूरी है। अच्छा राजीव जी, जहाँ पर थिएटर, आर्ट, फोक, क्राफ्ट, इसका सवाल है, फेस्टिवल्स की बात हम जब कर रहे हैं, तो दिल्ली आज एक बहुत ही बड़ा कल्चरल हब, सेंटर ऑफ कल्चर माना जाता है। इतने सालों में आपने दिल्ली के जो कद्रदान हैं, आर्ट पेट्रन्स हैं, कल्चर पेट्रन्स हैं, उनमें क्या चेंजेस देखे हैं, क्या बदलाव देखे हैं? अपना उत्सव के दौरान वहाँ पे कोई
मेरा ख्याल 2 करोड़ लोग उन 108 मैदानों में घूमे और कई किस्म की बातचीत हुई जो मैंने बड़े बड़े ड्राइंग रूम में नहीं सुनी। मैं सही मायने में सोचता हूँ कि दिल्ली सरकार सच, और पीछे 15-20 साल से जब मैं जुड़ा नहीं हूँ सरकार के साथ जी, मगर मैं देख रहा हूँ कि एक सही चेष्टा है कि हम कुछ करें इसके कुछ बारे करें में। इसके बारे में। राजीव जी, आप इंटैक्ट के भी फाउंडर मेंबर हैं, जी। जो कि हमारी कल्चरल हेरिटेज जो है, मॉन्यूमेंट्स है, इनकी प्रेजर्वेशन का ख्याल रखती है। हम 7 लोगों ने मेरा ख्याल है लोधी गार्डन में बैठ के ये इसका सिग्नेचर किया था, जो जिसमें ये इसको इनकॉर्पोरेशन की गई थी जी। उस समय। तो दिल्ली की ऐसी कौन सी प्राचीन इमारतें हैं जो आपके दिल के करीब हैं? हाँ, टेंजिबल हेरिटेज में जहाँ तक सवाल है वो मेरे लिए तो काफ़ी जो बहुत मायना रखती थी, क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे वहाँ पे खिड़की मस्जिद में और बेगमपुरा और ये जो उस समय दूर दराज जगह थी, और गयासुद्दीन तुगलक का जो टोम है जहाँ पे जब बारिश आती थी तो एकदम से झरने के जैसे, क्योंकि वो सब तुगलक टोम्स जो थे वो झुके हुए थे, ऐसे स्लोपिंग वॉल्स होती हैं, तो उसमें बारिश को नीचे गिरते हुए उस पत्थर को, लाल पत्थर को गीले होते हुए देख मैं कभी नहीं भूल सकता। और उससे कई चीज़ें सीखने को मिली मुझे, जो और फिर उसके छोटी छोटी चीज़ें, भूली भटियारी के पास मैं चिकनी मिट्टी इकट्ठा करता था जहाँ पर मैं फिर अपने खिलौने बनाता था। भूली भटियारी एक हंटिंग लॉज थी। और अब फिर कहीं जंगलों में घूमते घूमते ब्रिज, जो दिल्ली की एक सबसे बड़ी कामयाबी है कि नेहरू जी ने उसको एक फेफड़ा दे दिया। उसमें जब गए तो एक छोटी हंटिंग लॉज थी, वहाँ पे अवध की महारानी आके बैठ गई कि ये तो मेरा पुराना घर है। ये सब चीज़ें दिल्ली में हो सकती थी और उनको वहाँ रहने दिया। ये भी खासियत है। उस समय मुझे याद है उनको कहा कि भाई अब तुम कहती हो कि वहीं रहने तो रहो। और ये छोटे छोटे जो मटका पीर या मजनू का टीला और वहाँ की जो अनोखी अपनी आस पड़ोस बन गया है, वो दिल्ली की एक मतलब एक गांव भी है और एक शहर भी है, एक हिंदू भी है और मुसलमान भी है। इसमें जो मुझे ये हर पेड़ पत्थर नदी गांव में ईश्वर का रूप कहीं ना कहीं कुछ बना देता है। और हर बाजार शहर कूचे की चहल पहल में हमें मस्जिद अल्लाह की मिल जाती है, महक दिखती है। और ये जो गंगा जमनी संस्कृति जो हमारी दिल्ली की एक बड़ी ख़ास, एक बहुत कामयाब उपलब्धि है। ये हमारी जो रामलीला होती थी तो उसमें खपच्ची बनाले बुलंदशहर से मुसलमान आते थे, ताजिया हिंदू बनाते थे। बिल्कुल। अब ये सब चीज़ें जो है ये दिल्ली की सच्चाई है। और क्या आप कहेंगे यही दिल्ली का कल्चरल ईथॉस भी है कि यहाँ बिल्कुल पर बिना हिचकिचाहट के हम जानते हैं कि देश की संस्कृति मिली जुली एक इंक्लूसिव कल्चर है। बिल्कुल। और इस इंक्लूसिव कल्चर में ही हमने खाना पीना सीखा, पहनना, सब चीज़ सीखा है। और ये दिल्ली में उसके गाने में, उसके रहन सहन की तरीके, उसके रीति रिवाजों में ऐसी घुली मिली है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते एक से दूसरे से। दैट्स ब्यूटीफुल। आपने जो कहा ये बहुत ही एक डीप थॉट है। आई थिंक अगर सब लोग इसे थोड़ा सा समझ लें तो वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस, ऑनेस्टली। Well, I think one should not try to change the world. Change with the world, but for the better. One should start applying it to one's own life as much as possible. And automatically when one begins to change and begins to share, जी the world becomes better. जी। आप तो 1949 से, जब से आपका जन्म हुआ, आप यही हैं दिल्ली में। फिर भी ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं वो दिल्ली को ही पसंद करते हैं। दे मेक दिल्ली देयर होम। ऐसा क्या है दिल्ली में दैट यू नो काइंड ऑफ अट्रैक्ट्स आर्टिस्ट? व्हाई इज दिल्ली द प्रेफर्ड सिटी फॉर आर्टिस्ट? एक लिमिनल क्वालिटी है, यहाँ भी वहाँ भी खुला है वातावरण, बाग बगीचे हैं, गैलरीज हैं, जो सरकारी महकमों ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, उसकी पहुंच ज़रा आसान हो जाती है। स्कॉलरशिप से लेकर, शोइंग से लेकर, एग्जीबिशन से लेकर, कोई भी शहर को, इसको कहते हैं आज की प्रणाली में
हम कहते हैं क्रिएटिव सिटीज़ इंडाइसिस, कि जब हम दुनिया की क्रिएटिव सिटीज़ को देखते हैं तो उनके कुछ पैमाइश रखी है हमने कि इसमें कितने म्यूज़ियम्स हैं, कितने सिनेमा हॉल्स हैं, कितने आर्ट स्कूल्स हैं, कितने हम थिएटर्स हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। कितनी हम पब्लिक स्पेस को आर्ट के साथ जोड़ते हैं, आर्ट इन पब्लिक स्पेस, जो एक बेहद एक बहुत ही अहम मुद्दा है। उससे शहर की संस्कृति बहुत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, रिच हो जाती है। उसमें मैं देखता हूँ कि कई प्रयास किए गए हैं दिल्ली में जी। जो सफल भी हुए हैं। सृजनात्मक जीवन ही एक जीवन है जिससे कि हम समाज को समाज बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजीव जी, बतौर आर्टिस्ट दिल्ली का ऐसा कौन सा पहलू है जो आपको इंस्पायर करता है पर्सनली स्पीकिंग? कहीं निकल जाए तो मैं निज़ामुद्दीन बस्ती में जाके बैठ जाता हूँ। अच्छा। और वहाँ कव्वाल जानते हैं लोग, जी। प्रवचन कर सकते हैं। कहीं कहीं मैं पंच, हमारे ही शहर में जो सेंटिनल्स हैं, हाँ। उसमें हमारे 5 तो भैरव हैं, भैरव के मंदिर हैं, और 32 ख्वाजा की चौखट है। अब कितने लोग जानते हैं कि दिल्ली में ये गुप्त स्थान किधर है? स्थान ऐसे हैं जो जिनको आप में पहुँचे तो सदियाँ ही गुजर जाएंगी, आपको लगेगा नहीं कि आप 20वीं शताब्दी में बैठे हैं। That's beautiful. दिल्ली का कौन सा फेवरेट सीजन है आपका? हर सीज़न अपनी अहमियत रखता है। जो 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 गर्मी है, सूखी गर्मी पहली, वो उसमें मेरे मलमल के कुर्ते पहनने में और एक अलग उस धूप की सेक वो अलग है। और कहीं भी चले जाइए वो नहीं मिलेगी आपको, दिल्ली की जो एक खुशबू होती है गर्मी की। जी, और उस गर्मी, उसकी जो धूल का पहली बूंद का जो सौंधापन, उसको हम लोगों ने मिट्टी का इत्तर बनाया है। उसका मुगलों ने उसको इत्तर के रूप में बनाया, जो अब भी अगर आप जाएं किसी भी इत्तर की दुकान में, चांदनी चौक में या कहीं पुरानी गली में, तो पूछे इत्तरे गिल, इत्तरे गिल, तो आपको ये तो मैं लेके ही जाऊंगी इस बार। मट्टी का अत्तर भी मिल जाएगा, जो पहली बारिश का झोंका। This has been a hugely interesting conversation, राजीव जी। दुनिया भर के सबसे चर्चाजनक आर्ट और डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स में राजीव जी का हाथ रहा है। एशिया, यूरोप, कनाडा और अमेरिका में इनके इवेंट्स और अवार्ड विनिंग एग्जीबिशंस की सराहना लाखों लोगों ने की है। फिर भी देश के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से इनका बहुत ही गहरा नाता है और ये निरंतर इंडियन क्राफ्ट्समैन के जीवन स्तर को सुधारने में जुटे रहते हैं। राजीव जी, हमारे साथ दिल से बात करने में, इतना समय बिताने में और हमें इतनी बढ़िया चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ बैठे हुए मुझे दिल्ली की खुशबू भी आ गई, टेस्ट भी आ गया और हवा भी सूंघने को मिल गई। दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। वेल, आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए लव दिल्ली, केयर फॉर योर सिटी और मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हम में कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम। सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ।